Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 4th of January 2023 Wednesday और बिजनेस स्टैंडर्ड और बिजनेस न्यूज़ की इस एनालिसिस सीरीज़ में हम आज से बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट न्यूज़ आर्टिकल्स भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड फॉर दिस वीडियो इज़ 1.25x। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। Inspiration of the day is the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you। और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं और अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम कवर करेंगे, जिसमें से 5 मिंट के हैं और 9 जो हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन आर्टिकल नंबर 1 से, जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। NCLT स्टेज RCAP डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस। NCLT स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ने टोरेंट इन्वेस्टमेंट को इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा जो रिलायंस कैपिटल जो बैंकरप्ट कंपनी है, जिसका रेजोल्यूशन प्रोसेस पर ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर को बोला है कि किसी भी तरह का कोई भी रिवाइज्ड ऑफर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुजा ग्रुप ने जो ऑक्शन की डेडलाइन के बाद जो ऑफ़र किया है रिलायंस कैपिटल को, उसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेटर को फ़िलहाल के लिए किसी भी तरह का कोई भी रिवाइज्ड टेंडर या डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो टोरेंट इन्वेस्टमेंट जो था वो सबसे बड़ा आइटम होता था, टॉप बिडर के फॉर्म में इमर्ज हुआ था इन द ऑक्शन प्रोसेस विद एन ऑफर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8,640 करोड़। तो 8,640 करोड़ का ऑफर दिया था टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस कैपिटल RCAP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उसको बाय करने के लिए ऑक्शन प्रोसेस में। हालांकि लेटर ऑन हिंदुजा ग्रुप ने इस ऑफ़र को अपग्रेड करके 9,000 का कर दिया था, जबकि जो हिंदुजा ग्रुप ने जो ऑफ़र किया था वो ऑक्शन की डेडलाइन के बाद किया था। और इसी को लेकर के RCAP के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टोरेंट इन्वेस्टमेंट है और हिंदुजा ग्रुप के बीच में टसल चल रहा था, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आ रहा था बार बार कि ऑक्शन की प्रोसेस के बाद किसी भी तरह का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, because accepting the late offer will violate the norms of insolvency resolution process। इसी को लेकर के ट्रिब्यूनल में ये मैटर क्या था, जहाँ पर ट्रिब्यूनल ने फ़िलहाल के लिए टोरेंट इन्वेस्टमेंट को इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड किया है और एडमिनिस्ट्रेटर को बोला है, किसके एडमिनिस्ट्रेटर को, RCAP के एडमिनिस्ट्रेटर को बोला, जो कि इंटायर रेजोल्यूशन प्रोसेस को वो देख रहे हैं, उनको बोला है किसी भी तरह का रिवाइज्ड ऑफर एक्सेप्ट करने की या प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है हिंदुजा ग्रुप के ऑफर के बाद। और ये जो मैटर है अब ये नेक्स्ट वीक में हेयर किया जाएगा बाय दिस ट्रिब्यूनल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। Amazon टू एंटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग। सो Amazon.com को कैटेगरी 3 पावर ट्रेडिंग लाइसेंस मिल चुका है इंडिया में, और इस लाइसेंसिंग के बाद जो अमेज़ॉन है वो अब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है विंड और सोलर पावर के में। जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस हैं उनको विंड और सोलर पावर सेंड करने के लिए, बेसिकली रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके सोर्सेज से पावर जनरेट करेगा Amazon.com, और जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है उनको सेल करेगी ये इलेक्ट्रिसिटी अमेज़ॉन। तो विंड और सोलर पावर पर फोकस रहेगा अमेज़ॉन का, और इसके लिए अमेज़ॉन ने पावर परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया है। अप्रॉक्सीमेटली 720 मेगावाट वाइब्रेंट एनर्जी, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, एम्प एनर्जी इंडिया, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल जैसी बड़ी कंपनीज के साथ। इसके अलावा अमेज़ॉन और भी कंपनीज के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली अमेज़ॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करेगा इंडिया में। As of now, Amazon Web Services, that is AWS, is in क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट, और इंडिया में ई-कॉमर्स जियान के नाम से हम इसको जानते हैं, जो डिफरेंट डेटा सेंटर ऑपरेट करता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन इंक्लूडिंग द इंडिया। और सबसे ज़्यादा अगर आप जानते हो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन्हीं डेटा सेंटर में होता है। तो प्रॉबली हम ये बोल सकते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहता है अमेज़ॉन। MBA के स्टूडेंट प्रॉबेबली जानते होंगे कि एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है।
तो उसके लिए भी फ़िलहाल के लिए कैटेगरी 3 लाइसेंस Amazon.com को मिल सकता है। और आगे आने वाले टाइम में हम Amazon को इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए, मोर स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए देखेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मिंट। एक्सपोर्टर्स मे गेट मार्केटिंग एड। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में रिसेशन चल रहा है, उसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। और इसी को लेकर के, म्यूटेड डिमांड को लेकर के, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को चैलेंज कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नाउ थिंकिंग टू प्रोवाइड द मार्केटिंग असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के एक्सपोर्टर्स के प्रोडक्ट या इंडियन प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो म्यूट हो रही है एक्सटर्नल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट थिंकिंग टू प्रोवाइड द मार्केटिंग असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर्स इन की मार्केट। तो अपकमिंग बजट में प्रॉबली इसको लेकर के हमें एक प्रपोजल देखने को मिल सकता है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की स्कीम लाएगी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, उनके गुड्स की डिमांड को प्रमोट करने के लिए, मोर स्पेसिफिकली इन ग्लोबल मार्केट, गवर्नमेंट जो है वो मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, कैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऑप्शंस को एग्जामिन भी कर रही है, जहां पर की डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री टू सेट अप द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड विद द कॉर्पस ऑफ 0.5% इज ऑल्सो ऑन प्राइम कंसिडरेशन। तो जो बेसिक डिमांड है एक्सपोर्टर्स की वो ये है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एक पूल तैयार किया जाए, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 0.5% की वैल्यू का जो एक्सपोर्ट, प्रीसीडिंग ईयर्स जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू का फंड हो, उतने बराबर का फंड हो, जो कि एक्सपोर्टर्स हैं मार्केटिंग के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए उस फंड को यूज़ कर सकें। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन भी एक्सपोर्टर्स डिमांड कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200% का टैक्स डिडक्शन डिमांड कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स ऑन द एक्सपेंडिचर मेड फॉर द ओवरसीज मार्केटिंग टू शोकेस इंडियन प्रोडक्ट्स। और अगर अभी एज ऑफ नाउ हम इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वो 4.4%। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है किस तरीके से एक्सपोर्ट को इम्प्रूव किया जाए, इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट है, स्पेशली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो नैरो डाउन हो सके। और इसी के लिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% तक इंक्रीज़ करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 23 आफ्टर अ रिकॉर्ड ऑफ 420 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 23 जब एंड होगा मार्च में, तब इसका डेटा आएगा और ऑफिशियल एस्टिमेट्स ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% का इंक्रीज़ हमें गुड्स के एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली $450 बिलियन का वर्थ का इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो गुड एक्सपोर्ट कर चुके होंगे फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ क्लिप्स फ्रॉम मिंट। गवर्नमेंट एक्सटेंड मार्जिन कैप ऑन 5 मिंट डिवाइसेस। तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो 5 इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिवाइसेस हैं उस पर ट्रेड मार्जिन जो है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है फॉर अनदर 3 मंथ एज द केस ऑफ वायरल डिजीज स्टार्ट राइजिंग अगेन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो ट्रेड मार्जिन है वो 3 और महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेटेड द प्राइस ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर एंड ग्लूकोमीटर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो ये 5 की डिवाइसेस हैं जिन पर ट्रेड मार्जिन जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया आगे आने वाले कुछ महीनों तक, जिससे कि मार्केट में इन सारे जो इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर रहे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिसीजन ऑन सेलिंग व्हीट इन ओपन मार्केट लाइकली इन 10 days। तो गवर्नमेंट जो है वो 2.5 मिलियन टन्स का जो व्हीट है उसको ओपन मार्केट में सेल करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर के डिसीजन जो है आगे आने वाले 10 दिनों में ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट सेलिंग पे थोड़ा सा रेगुलेशन लगा रखा था। बट अभी गवर्नमेंट के पास अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मिलियन टन्स का जो स्टॉक है उसको ओपन मार्केट में सेल करेगी गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड द फंड। तो उसको लेकर के जो डिसीजन है कैबिनेट का या गवर्नमेंट का वो आगे आने वाले 10 दिनों में आ जाएगा। And this intervention is being planned by the government via open market sale program, which is uses to sell the grain at predetermined price in order to control the inflation. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़। तो आर्टिकल नंबर 4 जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, पब्लिक फ्लोट रूल मे नॉट अप्लाई टू प्राइवेटाइज PSUs।
तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा गवर्नमेंट के इस क्लैरिफिकेशन के बाद। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है, बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का प्राइवेटाइजेशन है उस पर पब्लिक फ्लोट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल के लिए जो प्राइवेटाइज्ड पीएसयूज़ हैं या ऐसे पीएसयूज़ जो प्राइवेटाइज होने जा रही हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स इवन आफ्टर अ चेंज इन ओनरशिप। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट ने पीएसयूज़ को बेसिकली आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। और इस नए रूल के बाद जो नया ओनर होगा आईडीबीआई का दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मिनिमम 25% पब्लिक फ्लोट रिक्वायरमेंट जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की होती है कि अप्रॉक्सीमेटली 25% जो शेयर है वो पब्लिक में फ्लोट होना चाहिए। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयूज़ हैं या जो होने वाली हैं जो जाने वाली डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में उनको। तो इसके बाद जो आईडीबीआई बैंक का भी जो भी नया ओनर होगा वो उसके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो 25% पब्लिक फ्लोट रिक्वायरमेंट रखे इवन आफ्टर स्टेक सेल बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया है इनटू पब्लिक लिस्टिंग नॉर्म टू एग्जेम्प्ट अ पब्लिक फ्लोट फ्रॉम द लिस्टेड पीएसयूज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। माइंडेड स्टूडेंट, इट इज़ नॉट फॉर परमानेंट, इट इज़ फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। और ऐसा इसीलिए कहना है सीधा सीधा एक्सपर्ट्स का कि इट इज़ जस्ट टू डाइल्यूट द आईडीबीआई बैंक स्टेट इन अ ऑप्टिमम मैनर। तो ये जो नया अमेंडमेंट गवर्नमेंट लाई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लाई है, जनवरी 2 से एप्लीकेबल होगा। यानी जनवरी 2 के बाद जो भी एंटिटीज़ गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिनका भी प्राइवेटाइजेशन होगा उन पर ये पब्लिक फ्लोट का नया जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। एंड द पर्पस ऑफ दिस रूल द एग्जम्पशन शैल कंटिन्यू टू वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन कंट्रोल ऑफ सच एंटिटीज़। और गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि दिस विल प्रमोट द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेट करेगा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म है उसमें इनकरेजमेंट भी मिलेगा इन्वेस्टर्स को कि वो गवर्नमेंट ओन्ड फंड में भी स्टेक बाय कर सकते हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेज गवर्नमेंट ने काउंट किए हैं। द गवर्नमेंट इज आइंग टू सेल इट्स स्टेक इन द होस्ट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग आईडीबीआई, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो 3 जो एंटिटीज़ हैं वो अभी रिसेंट टाइम में इनका डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। और मोर स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट का फोकस है वो आईडीबीआई बैंक को लेकर के है, जहाँ पर एलआईसी और जो गवर्नमेंट है वो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 4.29% और 4.58% होल्ड करते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी 49.24% एलआईसी का है, 45.48% गवर्नमेंट का है आईडीबीआई में, जिसको फिलहाल गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है उसको गवर्नमेंट डाइल्यूट करने जा रही है। और आईडीबीआई में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो कितनी है 5.28%। सो गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ सर्टेन टाइम पीरियड टू द न्यू ओनर टू कंप्लाई विद द नॉर्म। तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसे एग्जाम्पशन दिया गया है। 25% का जो क्लॉज है प्रॉबेबली एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसको फिर से री एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो सेटलमेंट किया जा रहा है वो सिर्फ आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। तो दिस इज ईजिंग द फ्रेमवर्क। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इंसर्टेड अ न्यू क्लॉज एग्जाम्पशन वैलिड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा ये चेंज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ईयू इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल 6x इंडियाज जयशंकर। तो इंडिया जिस तरीके से रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है उसको लेकर के इंडिया को कई बार क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिला है। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो वॉर को फंड करता हुआ दिख रहा है बाय बाइंग द रशियन ऑयल। उसी को डिफेंड करते हुए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बोला है कि केवल इंडिया ही नहीं, अगर हम यूरोप को देखें, यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें जो सैंक्शन लगा रहे हैं रशिया पर, अगर उनका इम्पोर्ट हम देखें तो उनका इम्पोर्ट फरवरी 2022 से, जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई है उसके बाद से उनका इंपोर्ट रशिया से 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और इस इंडिया को ये कहने का कोई भी हक नहीं है कि वो इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल ख़रीद करके किसी भी तरह के वॉर को फंड करा। तो बेसिकली इंडिया को डिफेंड करते हुए, इंडियन मूव को सपोर्ट करते हुए जो कि इंडिया ने रिसेंटली लिया है रशिया से क्रूड ऑयल
खरीदने का और जो क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीदें उसको और एक्सटेंड करने को लेकर के जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको डिफेंड करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बात कही। तो बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो कुछ दिन की विजिट्स पर हैं, 2 नेशंस टूर पर हैं, जहाँ पर उन्होंने सिप्रस में जा कर के पॉलिटिकल जो यूरोपियन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको टारगेट करते हुए बोला कि प्रॉबेबली वो जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसके इम्पैक्ट हो, स्पेशली अपनी पॉपुलेशन पर उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए वो कंटिन्यूअसली ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से और इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया क्यों रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली इंडिया के मूव को डिफेंड किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। सो दीज आर द वर्ड्स, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डेटा को कोट करते हुए बोला है कि India also need energy, so I am not in a position to pay high prices for oil as of now. तो इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करें। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट एम्स टू कट फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी टू ₹3.7 ट्रिलियन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग टू कट द स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर। तो फूड एंड फर्टिलाइजर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। स्पेशली कोविड-19 के अगर हम ड्यूरेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट ने आउटले गवर्नमेंट की हुई है वो फूड पर हुई है। तो फिलहाल के लिए अब आगे आने वाले बजट में यानी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट इस बात को कंसीडर कर सकती है कि जो फूड और फर्टिलाइज़र पर जो सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.7 ट्रिलियन की, या हम बोल सकते हैं $4.46 बिलियन की जो सब्सिडी है उसको रिड्यूस किया जाएगा आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर। अप्रॉक्सीमेटली 26% का रिडक्शन करने की गवर्नमेंट सोच रही है। क्या रीज़न है इसका? डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो अपना फिस्कल डेफिसिट जो है उसको रिड्यूस करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट बलून्ड अप हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को टारगेट करना मैंडेटरी पड़ जाता है गवर्नमेंट के लिए। और अगर हम देखें कितना क्वांटम है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का, तो फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी केवल अकेले ही पूरे बजट स्पेंडिंग का 1/8 कॉन्स्टिट्यूट करती है। अगर पूरे बजट का 1/8 जो पार्ट है वो केवल और केवल फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर ही जाता है। हालांकि फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को रिड्यूस करना, उस पर एक्सपेंडिचर को कम करना गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन जो है वो पेंडिंग है। इन सब के बावजूद भी जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि पिछले साल जो सब्सिडी थी वो 2.7 ट्रिलियन की थी। बजट जो एलोकेशन था इस बार प्रोबेबली गवर्नमेंट 2.3 ट्रिलियन की फूड सब्सिडी कर सकती है अपकमिंग बजट में। और यही सेम ट्रेंड फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी अप्रॉक्सीमेटली 1.4 ट्रिलियन तक जा सकती है एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 2.3 ट्रिलियन थी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई भी कमिटमेंट या कमेंट नहीं आया है फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी की रिडक्शन को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है दिस इज़ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मिड रंग लेंडर्स रजिस्टर्ड 12 to 26% क्रेडिट ग्रोथ रेट इन Q3। क्रेडिट ग्रोथ रेट और डिपॉजिट रेट के बारे में हम कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस न्यूज़ में बताया गया कि जो टॉप बैंक्स हैं, यहाँ बोल सकते हैं एज मैनी एज 5 मिड रंग बैंक दैट हैव रिपोर्टेड द क्रेडिट ग्रोथ रेट इन द रेंज ऑफ 12 to 26%। मोस्टली हमने डिस्कस किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 7.5% की ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही बैंकिंग इंडस्ट्री में। लेकिन अगर हम टॉप 5 बैंक्स की बात करें तो उनका जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 12 से 26% तक है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, यानी Q3 की बात हो रही फाइनेंशियल ईयर 23। Q3 में जो 5 बैंक्स हैं उनका जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 12 से 26% रहा है। हालांकि अगर डिपॉजिट ग्रोथ को देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो है वो उतने पेस में इंक्रीज नहीं हो रहा है Q3 में। और इवन कुछ मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स हैं उन्होंने हायर क्रेडिट ग्रोथ रेट रिपोर्ट करी है इन कंपैरिजन टू देयर डिपॉजिट ग्रोथ। और आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है इस समय क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट में। And the 5 banks have posted a deposit growth rate in the range of 3 to 19%। तो 5 जो टॉप बैंक्स इनकी बात करिए उनका क्रेडिट ग्रोथ रेट 12 से 26% और जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो 3 से 19% का रहा Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। और जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे हैव रिपोर्टेड अ ड्रॉप इन देयर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कासा रेशियो में रिडक्शन भी रिपोर्ट किया कई सारे बैंक्स ने।
हालांकि जो अर्निंग का ट्रेंड है वो Q2 की तरह ही कंटिन्यू रहा। तो बेसिकली Q3 के रिजल्ट की बात हो रही, जहाँ पर डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ रेट में जो डिफरेंस है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया। एंड दिस इज द बिजनेस अपडेट। यू कैन सी द डिपॉजिट ग्रोथ एंड द क्रेडिट ग्रोथ रेट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, CSB एंड साउथ इंडियन बैंक, इनका डेटा दिया हुआ है। कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, कितना डिपॉजिट ग्रोथ रेट रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और कितना क्रेडिट ग्रोथ रेट रहा। और क्लियरली अगर आप देखें दोनों डेटा को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं जो क्रेडिट डिमांड है वो ज़्यादा, क्रेडिट ग्रोथ रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रॉप इनटू सर्किट बोर्ड डंपिंग बाय चाइना हांगकांग। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया है, किस लिए? ऑन डंपिंग एलिगेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB की डंपिंग को लेकर के कई बार कंप्लेंट रिसीव हुई है कॉमर्स डिपार्टमेंट को बाय इंडियन एक्सपोर्टर। उनका ये कहना है कि चाइना और हांगकांग से कंटिन्यूसली PCBs का डंपिंग हो रही है इंडिया में। तो बेसिकली ऐसे PCBs डंप किए जा रहे हैं जो कि चाइना और हांगकांग से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और इसी को लेकर के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का पार्ट है, उसने एक इन्वेस्टिगेशन रिलीज़ किया है, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया है। तो प्रॉबेबली हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें PCBs के जो रेट है वो इंक्रीज़ होते हुए देखें, क्योंकि जो इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन है IPCA ने बोला है कि मटेरियल लॉस, मटेरियल इंजरी देखने को मिली है इंडिया के डोमेस्टिक PCB इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि जो चाइना और हांगकांग से जो डंपिंग हो रही है उसकी वजह से इंडिया की जो मार्केट है PCBs की वो डिस्टॉर्ट हो रही है। एंड दिस इज़ द import of printed circuit board from China, Hong Kong, South Korea, Taiwan and Ireland। ये हमारे 5 टॉप हम कह सकते हैं इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं इन केस ऑफ PCBs। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया विल लीड इन AI यूज फॉर सॉल्विंग रियल इश्यूज, नाडेला। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं और जो CEO हैं मिस्टर सत्या नाडेला, उन्होंने इंडिया के फ्यूचर को लेकर के ऑप्टिमिज्म बोला कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विद द एक्सपेंडिंग बेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रॉम द कंट्री। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको उसमें रियल इश्यूज़ को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो AI के थ्रू सॉल्व होंगी और इंडिया उसमें जो है वो एक अपना की रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्पेस पार्क्स ऑन कार्ड टू turbocharge the growth। तो इंडिया may offer incentive or dedicated land parcel for what? For building the space gear। तो गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए कई सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है फॉर सेटिंग अप द डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कई सारे ऑप्शंस जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए एक्सप्लोर कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MITB बोलते हैं, उसने कई सारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन रिसीव किए हैं और कई सारे इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होल्ड करी है ऑन दिस इशू। और ऐसा कहा जा रहा है प्रॉबेबली गवर्नमेंट जो है वो स्पेस पार्क या स्पेस टेक को प्रमोट करने के लिए बहुत जल्दी अपकमिंग बजट में कोई प्रपोजल लाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन टू रैम्प अप द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियसली डिजाइन satellite components, launch vehicle and geospatial navigation and monitoring system। तो इन सारे डेवलपमेंट्स को या इन सारे प्रोडक्ट्स को इंडिजीनियसली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्पेस टेक को प्रमोट करना चाह रही है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है स्पेस पार्क जो है वो सेटअप कर सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CCI कॉपीड पार्ट ऑफ EU ऑर्डर ऑन एंड्रॉयड अब्यूज़। तो गूगल और CCI के बीच में जो टसल चल रहा है तो उसको लेकर के गूगल ने ट्रिब्यूनल को बोला है, गूगल हैज़ टोल्ड द ट्रिब्यूनल दैट CCI हैज़ कॉपीड द पार्ट ऑफ यूरोपियन रूलिंग अगेंस्ट द US फर्म फॉर अब्यूजिंग द मार्केट डोमिनेंस ऑन इट्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डिसीजन है CCI का उसको काउंटर करते हुए गूगल ने अपना पॉइंट रखा कि जो CCI है उसने विदाउट एनी मार्केट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी मार्केट इंक्वायरी सीधे EU का जो ऑर्डर था उसके इस पार्ट को कॉपी कर ले। तो CCI इन अक्टूबर फाइंड अप्रॉक्सीमेटली $161 मिलियन टू गूगल पर अप्रॉक्सीमेटली 161 मिलियन का फाइन लगाया था CCI ने। किस लिए? फॉर मिस यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन। उसको लेकर के ही गूगल और रेगुलेटर के बीच में टसल चल रहा है। सो लेट अस सी कि आगे जाकर के इसमें क्या होता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
और इसके अलावा अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने नेटवर्क में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।